धन्यवाद। आज गिरिडीह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राज्य स्तरीय जागृति कार्यक्रम हो रहा है और आज के इस कार्यक्रम में आज की जागृति कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। मंचासीन आपके हैंडबिल में जितने भी नाम हैं सभी आए हुए अतिथिगण और यहाँ पर अलग अलग जिलों से चलकर आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, आज पिछड़े वर्ग की जागृति को लेकर यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यह कार्यक्रम हमारा नगर भवन में होना था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि संविधान में अधिकार मिलने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासक ने हमारा हॉल रद्द करने का काम किया। और जैसे यह खबर मुझे मिली, मैं गिरिडीह आया और मैंने कहा कार्यक्रम किसी भी हालत में गिरिडीह में होगा। अगर मोहन भागवत भी रोकना चाहेगा तो भी नहीं रोक पाएगा, होगा। और फौरी तौर पे हम लोगों ने कुशवाहा जी से संपर्क करके ये हॉल को बुक किया और नगर प्रशासक को लेटर भी लिख कर दिया कि तुमने किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत तुमने रद्द किया वो लिखकर बताओ। अभी तक उसका जवाब नहीं आया, लेकिन अभी हम छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि संविधान के पद पर बैठे हुए जो लोग भी संविधान के पद का दुरुपयोग करेंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। तो साथियों, आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी झारखंड के अंदर पिछड़े वर्ग की जागृति को लेकर यह कार्यक्रम लगाया गया है और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स विंग हैं, सभी आउटसोर्स विंग का लगातार जागृति कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टरों का हुआ, इंजीनियर लोगों का हुआ, विद्यार्थियों का हुआ, अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हो रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का धनबाद में हुआ। ऐसे जितने भी हमारे 85% जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, सभी के अंदर जागृति करके एक संगठित ताकत का निर्माण करना है। क्योंकि हम जो भी हक लेना चाहते हैं, जो भी अधिकार पाना चाहते हैं, हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हमारा अधिकार छीना जा रहा है। अगर हम संगठित हो जाए तो जो हमारी ताकत है, उस संगठित शक्ति के आधार पर हम अधिकार ले सकते हैं। तो अधिकार डिमांड करने से नहीं मिलता है, व्यवस्था पर कमांड करने से मिलता है। तो आपको केवल डिमांड ही नहीं करनी है, आपको इस व्यवस्था को कमांड करना होगा। अगर तुम संविधान के आधार पर चलोगे तो ये व्यवस्था चलेगी, अगर विरोध नहीं चलने दोगे, हम तुम्हारी व्यवस्था चलने नहीं देंगे। तो आने वाले समय में इस तरह की ताकत बनानी होगी। और मैं बहुत लंबी बातें नहीं रखना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यों में बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का पद है, पावर नहीं है। ये बात मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, राज्यों में हमारे समाज के मुख्यमंत्री बनाते हैं और खुद सेंट्रल पावर लेकर बैठ जाते हैं। तो हमारे राज्य में विकास करना होता है तो हमारा मुख्यमंत्री भी कहता है बजट दो, क्योंकि विकास के लिए बजट चाहिए। तो ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं, लेकिन संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कि मुख्यमंत्री भी उसका पावर इस्तेमाल करके वो विकास कर सकता है। अभी झारखंड में केवल ओबीसी का ही आरक्षण खत्म नहीं किया गया, नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो आदिवासी एरिया है, सीएनटी का एरिया है, वहां आदिवासी एरिया का भी रूल लागू नहीं है। पूरे झारखंड में मैं घूम के देख रहा हूं और उनकी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, जबरदस्ती अवैध अतिक्रमण हो रहा है और वो लड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ब्राह्मण काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण केवल आपके झारखंड में नहीं, पूरे देश की व्यवस्था पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमको कहते हैं हिंदू है, हमको हिंदू भी कहते हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जब बहुमत चला गया तो कुर्सी धुलवाया, कहा ये कुर्सी पवित्र हो गई। यानी एक तरफ वो हमको हिंदू भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, ये अपवित्र हो गया। महाराष्ट्र में SC ST OBC के लोगों ने संयुक्त मीटिंग किया मैदान में, तो सारे ब्राह्मण उतर कर वहां पे शुद्धिकरण कर रहे हैं कि ये धरती अपवित्र हो गई। पर वो हमारे घरों में
जब दान लेने के लिए आता है और लेकर जाता है तो उसको नहीं कहता पवित्र हो गई, उसको लेने से इंकार नहीं करता। तो मैं साथियों कहना यह चाहता हूं कि इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी को संगठित किए बगैर और सभी सामाजिक समूहों में जागृति लाए बगैर यह परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता का निर्माण हमारे समाज के पुरखों ने किया, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बराबर दुनिया में आज तक कोई सभ्यता नहीं मिली, और आज लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हम इस देश के मालिक हैं, कल भी थे और आज भी है, लेकिन अलग बात है कि हमसे छीन लिया गया। तो इसलिए हमको जगना होगा और जगाना होगा और जोड़ना होगा, और जगने जगाने से अगर हम जोड़ते हैं तो एक संगठित शक्ति का निर्माण होगा, और उस शक्ति के आधार पर आपके अंदर ताकत आएगी, और ताकत आएगी तो आप ताकतवर बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी ताकतवर के साथ अन्याय होता, जुल्म होता है। देश में जानवरों की गिनती हो रही है पर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। अभी तो बात और आगे बढ़ गई, हिजड़ों की गिनती हो रही है, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। तो उन लोगों ने हमको इतना लाचार और बेबस बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग खुद को जब तक हिंदू मानते रहेंगे कि हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब उनकी व्यवस्था को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप एससी के नाम पर संगठन बनाओ, उसका मालिक एससी होता है। एसटी के नाम पर बनाओ, उसका मालिक एसटी होता है। ओबीसी के नाम पे बनाओ, उसका मालिक ओबीसी होता है। लेकिन जैसे ही आप हिंदू के नाम पर कोई भी आंदोलन चलाते हो, कोई भी कार्यक्रम करते हो, उसका मालिक अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण घोषित हो जाता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, राम मंदिर के नाम पर पूरा आपने आंदोलन चलाया, सारे ओबीसी के लोगों ने, ब्राह्मणों ने क्या कहा? हिंदुओं का मंदिर बनेगा, हिंदुओं का मंदिर बनेगा, हिंदुओं का मंदिर बनेगा। और ऐसा बोल बोल के हमारे लोगों से सहयोग भी ले गया। लेकिन जब उसकी ट्रस्ट बनाई नहीं हुई उसका मालिक का, इसमें मुख्य कौन होगा? जब मालिक बनाने की बात आई तो उस ट्रस्ट में 21 ब्राह्मणों को शामिल किया गया, एक भी ओबीसी का शामिल नहीं किया गया। लड़ाई लड़ने के लिए विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, सारे ओबीसी के लोग। और जब उसका मालिक बनाने की बात आई तो केवल और केवल ब्राह्मण। तो अभी वो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, रियल में वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये प्रचार ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ताकि आपका समर्थन उनको मिलता रहे। और साथियों, अंत में और एक बातें रखते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अभी वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद हमको जो अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, हमने शिक्षा को महत्व को नहीं समझा। आज मिड डे मील लागू करके वो शिक्षा खत्म हो गई। जहां से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन के निकलते थे, अभी चपरासी भी बनने की स्थिति में हो नहीं है। हालात इतने बदतर हो गए। हमको संख्या के अनुपात में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी मिला, तो उसके आधार पर हमको अपने समाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए था, पे बैक करना चाहिए था। वो हमने काम नहीं किया, जिसकी वजह से सामाजिक आंदोलन कमजोर हुआ, और सामाजिक आंदोलन कमजोर होने की वजह से हमारे अधिकार छीनते चले गए। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, मंत्री बनाओ, परिवर्तन होगा। अभी 75 साल से वोट दे रहे हैं, 70-75 साल की आजादी में वोट दे रहे हैं हर 5 साल पर। क्या हो रहा है? विकास होने की बजाय और समस्या बड़ी बढ़ती चली जा रही है। और हालात इतने बदतर हो गए कि महिलाओं को नंगा करके परेड कराई गई, सामूहिक बलात्कार किए गए। कहां है आजादी? तो मैं कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो सारी परिस्थितियां देश में निर्माण हुई है, इसको खत्म करने के लिए एक ही विकल्प है आपके पास में, राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। क्योंकि केवल झारखंड में भी हम संगठन बना ले तो उससे भी सफलता मिलने वाली नहीं है, ये समस्या पूरे देश में है। तो राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण करना होगा। उसके लिए आपके पास जो बुद्धि है उसका उपयोग समाज के लिए करना होगा। आपके पास जो पैसा है उस पैसे का उपयोग समाज के लिए करना पड़ेगा, जागृति के लिए करना पड़ेगा। आपके पास जो हुनर है उसका उपयोग जागृति के लिए करना पड़ेगा। और आपके पास जो भी समय है, श्रम है, उसका उपयोग जागृति के लिए करना पड़ेगा। अगर इन 5 चीजों को आप समाज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपका परिवर्तन होगा। हमारे पुरखों के पास 1 रुपए की भी सैलरी नहीं थी। अभी हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लाखों लोगों की सैलरी है। जब उनके पास 1 रुपए की भी आमदनी नहीं थी, उन्होंने लड़ाई लड़के आपको लाखों रुपए लायक बनाया। और आज आपके पास लाखों रुपए का इनकम होने के बाद भी आप अपने बच्चों के लिए अधिकार बचा नहीं पा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इस बात को आपको समझना होगा। बातें बहुत सी है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के बीच में आए हैं और आज
पहली बार हम लोग के झारखंड में उनका यह कार्यक्रम हो रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसके आप लोग जो है गवाह हैं। और आज उस इतिहास की कड़ी में आप लोग जुड़ गए हैं। तो ये जो नींव अभी यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, इस नींव के आधार पर हम लोग पूरे झारखंड में हर पंचायत लेवल पर एक जागृति लेकर जाएंगे। उसके लिए आप लोग अपना साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जोहार, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। और जिस इतिहास का निर्माण करने का जिम्मेवारी आज गिरिडीह जिला ने उठाया है, वो इस कुशवाहा छात्रा भवन ने उठाया है। यादगार पले रहेंगी। अब मैं इस ओबीसी समाज के महान नेता, हितचिंतक, महानायक माननीय चौधरी विकास पटेल साहब को आमंत्रित करता हूं। आपके वाणी में जादू है, हो जाए, तेज है, और आप भारत के ओबीसी समाज को बदलेंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद संचालक जी। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी तथा सामने बैठे पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए विषय रखे गए हैं, उसमें एक विषय है कि विकास की बातें करना मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती तक नहीं करना ओबीसी के हक अधिकारों के साथ में सबसे बड़ी धोखेबाजी है, षड्यंत्र का पर्दाफाश। इसी के साथ दूसरा विषय रखा गया है, भारत की शासक जातियां आजादी का अमृतोत्सव मना रही हैं, मगर ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज पर अन्याय अत्याचार तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसे संगठित शक्ति से ही रोका जा सकता है। विचार मंथन। ओबीसी को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करना मगर संविधान में दिए गए ओबीसी के आरक्षण का विरोध करना यह सिद्ध करता है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य ओबीसी को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। विचार मंथन। मनुस्मृति शूद्रों के खिलाफ लिखी गई थी और वर्तमान की मनुस्मृति ईवीएम है एक विश्लेषण। ऐसे कई विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त गया है और पूरे देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और साल भर पहले से यह बात बताई गई कि देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। आप गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां आपको लिखा मिलता है आजादी का अमृतोत्सव। आजादी के अमृतोत्सव का क्या मतलब है? क्या कभी हम लोगों ने सोचा है? आजादी के अमृतोत्सव के नाम पर तालियां बजा रहे हैं, मगर आजादी के अमृतोत्सव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आजादी से कोई अमृत निकला होगा। आजादी से कोई अमृत निकला होगा जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है।
अब हम जो ताली बजाने वाले लोग हैं, ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग, जो ताली बजाने के लिए काम में आते हैं, तो हम ताली बजाने वाले लोगों ने भी कभी सोचा कि 75 साल की आजादी से जो अमृत निकला, उस अमृत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना अमृत मिला, ओबीसी समाज के लोगों को कितना अमृत मिला, और अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोगों को कितना अमृत मिला? क्या इसके बारे में भी कभी हम लोगों ने सोचा, या केवल ताली बजाने में लगे? और अगर केवल ताली बजाने में लगे हुए हैं तो हमारी समस्या का समाधान कैसे हो? हम ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी लोग, इस देश के असल बासिंदे लोग हैं, और इस वजह से इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ जो हमारी भावनाएं हैं वो बहुत गहरी है और बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। ये बात जिन लोगों ने हमारे हक अधिकार पर कब्जा करके रखा हुआ है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश का जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का समाज है, ये देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है, और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं हम लोग लगातार। और कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, फायदा हमारे दुश्मन लोग उठा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भी तो यही बात बताई गई थी, यही बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्या है, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो बताओ, आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? कौन लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए? अगर हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में नहीं गए हो, तो आज जो लोग नागपुर में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, इस आशा और उम्मीद में कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाएंगे तो हमारी नस्लें आजाद हो जाएंगी, हमारे लोग आजाद हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने फांसी पर चढ़ने की जरूरत हुई तो फांसी पर चढ़ गए, गोलियां खाने की जरूरत हुई तो गोलियां खाई, लाठी डंडे खाने की जरूरत हुई तो लाठी डंडे खाए, और जेल में जाने की जरूरत हुई तो जेल भी गए, लेकिन पीछे नहीं हटे, लड़ाई लड़ी। और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, क्योंकि ये देश हमारा है, देश की प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो बार बार इन संवेदनाओं का उपयोग किया जा रहा है, मगर इस देश में हमें हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे। अंग्रेज चले, इतिहास लिखने का नंबर आया, और जब अंग्रेज चले गए, इतिहास लिखने का नंबर आया, अब शेड्यूल कास्ट का इतिहास कहाँ है? ओबीसी का इतिहास कहाँ है? शेड्यूल ट्राइब का इतिहास कहाँ है? माइनॉरिटीज के लोगों का इतिहास कहाँ है? जो लोग शामिल ही नहीं हुए, उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी डिंग मारी जा रही, बहुत बड़ी बड़ी बात कही जा रही। और जो लोग अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किए, उनकी क्या स्थिति है? ओबीसी 75 साल से क्या है? जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही है, ताली बजाने वालों की भी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। और हमें भी ताली बजाने वाली जमात में शामिल कर दिया गया। हर बात के लिए ताली बजाओ। वो कहते हैं विकास हो रहा है, ताली कौन बजाता है? हम बजाते। वो कहते अमृत काल चल रहा है, ताली कौन बजाता? हम बजाते। हमें हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, हमें ताली बजाने वाली जमात में शामिल किया जा रहा है कि सारी मलाई तो हम काटेंगे, सारी जगह कब्जा तो हम रखेंगे, और तुम ताली बजाते रहो, राष्ट्रवाद के नाम पर ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो।
तो राष्ट्रवाद के नाम पर मलाई 3.5% के ब्राह्मण खा रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर ताली बजाने का काम ओबीसी एससी एसटी के लोगों से करवाया जा रहा है। ये देश में चल रहा है, इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो गए, आप बताओ देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हो रही, कहीं घड़ा मटका छूने की वजह से, पानी पीने की वजह से हत्या हो रही। क्या चल रहा है देश में? मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी है, मंदिर में नहीं घुसने दिया, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो कितना दूर था मुर्मू जी का घर वहां से, मगर मुर्मू जी को पत्र भेजना पड़ा, उनको बुलाया नहीं गया नए संसद भवन के उद्घाटन में, उन्हें पत्र भेजना पड़ा शुभकामना देने का कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक देश का माना जाता है। देश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं हो रहा है, मंदिर में जाने तक से रोका जा रहा है। इसके पहले कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, अब ताली बजाओ। देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ तो अन्याय के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि अभी झारखंड के लोगों ने भी बता दिया कि कितना अन्याय हो रहा है। उनके 10% के लिए कोई आरक्षण सीमा नहीं, उनके 10% के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है और हमारे आरक्षण के लिए हर जगह क्राइटेरिया है। क्यों है? हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि ये जो आजादी के 75 साल बताए जा रहे हैं, इस 75 साल में हमें क्या मिला, और हमें जो मिला वो भारत के संविधान की वजह से मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार दिया, ओबीसी समाज के लोगों को अधिकार दिया, मगर जो अधिकार हमको मिला, देश की आजादी पर जिन लोगों ने कब्जा किया, संविधान में हमको जो अधिकार मिला वो अधिकार हमारे तक पहुंचने नहीं दिया और उसको हड़प लेने का काम किया। और आज वो नालायक लोग आज संविधान को बदलने की बात करते हैं, नया संविधान लागू करने की बात करते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। अभी तक तो लुच्चे पुच्चे जो बाबा लोग थे, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, लुच्चे टाइप के बाबा लोग, वो कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाए, वो कहते थे नया संविधान लागू करेंगे। अब तो प्रधानमंत्री का सलाहकार ही बोल रहा है पानी सर के ऊपर जा रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। आप बताओ, संविधान में आपके हक अधिकार लिखे हुए हैं, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। संविधान ही नहीं रहेगा तो आपके हक अधिकार कैसे मिलेंगे? बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। जिन लोगों को इन्होंने शूद्र बनाया था, जिन लोगों को इन्होंने अछूत बनाया था, जिन लोगों को इन्होंने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया था, संविधान की बदौलत आज वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर चले गए। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बदलने की बात करते हैं। और क्या कह रहे हैं? नहीं, दुनिया में तो बहुत जगह संविधान बदला गया है, इतनी साल तक ही होता है। प्रधानमंत्री का सलाहकार है, उसको यह पता नहीं है कि अमेरिका का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। जापान का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। जर्मनी का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। और इंग्लैंड का लिखित संविधान ही नहीं है, तो जो विकसित देश है उसमें कहां संविधान बदला जा रहा है? तो विकास का मामला नहीं है, आपके सत्यानाश का मामला है। विकास की बात कर कर, राष्ट्रवाद की बात कर कर आपका सत्यानाश करने की तैयारी की जा रही है।
जो लोग अंग्रेजों से माफी मांग लिए, ऐसे लोगों को आदर्श मानने वाले लोग आज हर बात पर बात करते हैं, नहीं ये तो अंग्रेजों का है, ये तो पुरानी संसद तो अंग्रेजों का है, नहीं ये संविधान तो अंग्रेजों से इतना हिस्सा ले लिया गया, इसलिए ये जो है बदलना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले माफी वीर लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की पहचान है, ये अंग्रेजों की पहचान है। अंग्रेजों से उनको कोई चिढ़ नहीं है, चिढ़ आपसे है कि इस देश के संविधान ने इस देश में आपको हक अधिकार दिए हैं। ये चिढ़ है कि कब इस संविधान को खत्म किया जाए और देश में मनुस्मृति लागू किया जाए, ये चिढ़ है। और इस चिढ़ का बहाना बनाकर डायरेक्ट आपको नहीं कह सकते कि आपका हक अधिकार इस संविधान में है इसलिए हम बदलना चाहते हैं। अगर ऐसा कह देंगे तो आप तो लाठी लेकर दौड़ा लोगे उनको, आप चुप नहीं रहोगे, आप लाठी लेकर दौड़ा लोगे। उनको पता है कि ये दौड़ा लेंगे तो यूरेशिया भाग जाना पड़ेगा, यहाँ टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों की पहचान है, वो अंग्रेजों की पहचान है, वो अंग्रेजों की पहचान है। और अरे अंग्रेजों की पहचान कैसे? संविधान सभा भारत के लोगों ने बनाया कि अंग्रेजों ने बनाया? संविधान सभा भारत के लोगों ने बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। सबसे ज्यादा शब्द अगर किसी ने बोला संविधान सभा के डिबेट में तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। पूरे संविधान को लिखने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और हर चीज की सहमति बनी और भारत के संविधान समिति ने एक एक चीज पर बहस किया, एक एक बात पर डिबेट हुई और डिबेट करके एक एक बात को या तो स्वीकार किया गया या तो रिजेक्ट किया गया। तो कैसे कोई कह सकता है कि अंग्रेजों ने किया है? तो ये जो हम लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, खास तौर से ओबीसी समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो थोड़ा जानकारी हो गई है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी थोड़ा जानकारी हो गई है, लेकिन देश में जो ओबीसी समाज है, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ओबीसी समाज के लोगों का किया जा रहा है। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, सतर्क हो जाओ, नहीं तो जैसे पूर्वजों के साथ किया था वैसा ही करने का काम करेंगे। 75 साल में आपकी दुर्दशा क्यों हुई? क्या कभी आपने सोचा? अगर अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं थी तो अंग्रेजों के गए 75 साल हो गए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। अरे ओबीसी समाज के लोगों सोचो, जो अंग्रेज था वो 75 साल पहले चला गया, आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन, आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा उसका अमल तक देश में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आपकी स्थिति में कौन सा परिवर्तन हो रहा है और क्यों आपको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं? अगर अंग्रेज ही गुलाम बनाने वाले थे वो तो चले गए थे, इसलिए सोचो कि कोई और है, अंग्रेजों के अलावा भी कोई और है जो आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता। अंग्रेज तो कब के चले गए, अब तो आपको राजा बन जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एक वोट जिसको ज्यादा मिल जाता है वो सरपंच बन जाता है, मुखिया बन जाता है। और इस देश में ओबीसी अकेले 52% है, वो भी 1931 की गिनती के अनुसार। आज अगर गिनती हो जाए तो हम 60% के आसपास हैं। 60% आबादी वालों का देश पर राज होना चाहिए था, जिनका देश पर राज होना चाहिए था, जिन्हें देश पर शासन करना चाहिए था, वो ये मांग रहे हैं कि हमारी गिनती करो। जानवरों की करते हो, कुत्तों की करते हो, हिजड़ों की करते हो, हमारी क्यों नहीं करते? ये कहना पड़ रहा है तो सोचने की जरूरत है, रिव्यू और समीक्षा करने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो आपकी गिनती को रोकना चाहते हैं, जो आपको हक अधिकार नहीं देना चाहते, जो इस देश में आपको गुलाम बनाकर अधिकार वंचित करके रखना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? अंग्रेज बाद में आए, अंग्रेजों से पहले इस देश में मुगल आए और मुगलों के पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से चलकर आए और ब्राह्मण जब यूरेशिया से चलकर आए तो पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था उसने राजा बृहद्रथ की हत्या किया
राजा बृहद्रथ कौन थे? हमारे समाज के थे। हमारे पूर्वजों का इतिहास है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। भारत को अखंड भारत बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने हमारे पूर्वज राजा बृहद्रथ की जब हत्या किया तो हत्या करने के बाद इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, इस देश में जाति व्यवस्था बनाया, किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया और किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। आज हम ओबीसी एससी एसटी के लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा पिछला इतिहास अलग अलग नहीं है। हमारा पिछला इतिहास एक ही है। जितना नजदीक देखोगे उतना बटे रहोगे और जितना पहले का देखोगे उतना एकता बनेगी, उतना एक हो जाओगे। तो ये किसने विभाजन किया? ये विभाजन करने का काम ब्राह्मणों ने किया जो यूरेशिया से आए थे। ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, आज की तारीख में जो शेड्यूल कास्ट है उनको अछूत बनाया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव के दक्षिण दिशा में ज्यादातर बसाया क्योंकि दक्षिण से हवा कम चलती है, और उनको सारे अधिकारों से वंचित करने का काम किया। ओबीसी को शूद्र बनाया। बहुत सारे ओबीसी को लगता है नहीं हमें नहीं बनाया, लेकिन शूद्रों का क्या काम था? सेवा करने का काम था। सेवा कौन करता था? सेवा हम ही लोग करते थे। सेवा ओबीसी की एक एक जाति है जो दूध पालता था, दूध पैदा करता था, वो मुफ्त में दूध देने का काम करता था। जो सब्जी पैदा करता था सब्जी देता था, जो फूल पैदा करता था फूल देता था, जो पानी भरने का काम करता था पानी भरता था, जो दाढ़ी वाल बनाता था वो दाढ़ी वाल मुफ्त में बनाने का काम करता था, जो मिट्टी का बर्तन बनाता था वो मिट्टी का बर्तन बनाकर सेवा करने का काम करता था, जो अनाज पैदा करता था अनाज मुफ्त में देने का काम करता था। शूद्र बनाने का काम किया ओबीसी के लोगों को, और पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाने का काम किया। तब देश में ना तो अंग्रेज थे, तब देश में ना तो मुगल थे। अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण यूरेशिया से आए और उन्होंने हमारे लोगों को हजारों टुकड़ों में बांटा। इतने में भी इनका दिल नहीं भरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर भी दिल नहीं भरा, तो इन्होंने 6000 से ज्यादा टुकड़े कर दिए, क्योंकि इनको लगा कि ये शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी ओबीसी 52% है। इनको लगा कि शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर ये एकजुट हो गए, ये इकट्ठा आ गए, तो ये हमको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पूर्वजों की हत्या हमने किया है, इनसे राजपाट हमने छीना है, तो ये हमें कैसे राजपाट करने देंगे? तो इसलिए 6000 जातियों के टुकड़ों में हमको विभाजित करने का काम किया। हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया। आज हमारे अलग अलग जाति के लोग जब स्टेज पर भाषण करने के लिए आते हैं, कहते हैं हमारा कुम्हार समाज है, हमारा नाई समाज है, हमारा चंद्रवंशी समाज है, हमारा कुशवाहा समाज है। अरे ये समाज थोड़े ही है, ये समाज को तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। जो समाज शास्त्र का स्टूडेंट है उसे इस बात की जानकारी है कि जाति समाज नहीं है, समाज को तोड़ने का हथियार जाति है, और इस हथियार का उपयोग ब्राह्मणों ने तब भी किया और आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तब भी इसके इस्तेमाल से हम लोग टूट गए और आज भी इसके इस्तेमाल से हमें कमजोर किया जा रहा है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो 6000 से ज्यादा टुकड़े हमारे थे, इन 6000 से ज्यादा टुकड़ों को क्या किया? कहा शेड्यूल कास्ट है, कहा शेड्यूल ट्राइब है, कहा ओबीसी है, कहा माइनॉरिटी है। ये जो 6000 से ज्यादा टुकड़े थे, वो 6000 से ज्यादा टुकड़ों को 4 हिस्से बना दिए। कहा इसमें इकट्ठा हो जाओ, कहा इसमें इकट्ठा हो जाओ। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अभी यहाँ हम बैठे हैं, माइक है, मंच है, लोग बैठे हैं, तो ओबीसी की बात हो रही है। जो यहाँ ओबीसी की बात कर रहा है, यही जब यहाँ से बाहर निकलेगा, रोड पर उससे पूछो क्या हो, बोलेगा कुशवाहा हूं, चंद्रवंशी हूं, प्रजापति हूं, फिर ओबीसी नहीं होगा। समस्या का समाधान कैसे? एकता कैसे बनेगी? यहाँ ओबीसी है, बाहर ओबीसी नहीं है। ओबीसी हो गए तब 52% हो गए, और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी अगर इकट्ठा हो जाए
तो ये 85 से 90% हो जाएंगे, और 85 से 90% का आधा अगर इकट्ठा हो जाए तो 45% में देश का राजपाट तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मगर इसके लिए जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जाति पाति की व्यवस्था, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मणों ने इस देश में इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। अंग्रेजों मुगलों ने इसको नहीं बनाया, इसको ब्राह्मणों ने बनाया। और 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए, वही ब्राह्मण देश के रूप में, ब्राह्मणों को लगा बड़ा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन चल रहा था, वयस्क मताधिकार का आंदोलन चल रहा था। तो सारे ब्राह्मणों को क्या लग रहा था, इंग्लैंड में अगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा तो भारत में भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू आज इसकी राज्य स्तरीय जनसभा यहाँ पर हो रही है। देश में आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। देश में शेर बाघ चीतों की संख्या कम हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी चिंतित हो जाते हैं और विदेश से ले आते हैं, भारत के जंगलों में छोड़ देते हैं। मगर देश में ओबीसी के क्या हालात हैं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, इसलिए गिनती नहीं कर रहे हैं। गिनती नहीं कर रहे हैं इसलिए डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। डाटा के बगैर ओबीसी के विकास की योजना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए जो भाजपा आरएसएस का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये ओबीसी के लिए फेल हो गया है, क्योंकि सरकार ओबीसी की गिनती ही नहीं कर रही है। गिनती के बगैर डाटा कलेक्ट नहीं होगा, डाटा कलेक्ट करने के बगैर योजना नहीं बन सकती, और योजना नहीं बन सकती तो योजना के बगैर ओबीसी का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना किया जाए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में ओबीसी को पर्याप्त हिस्सेदारी दिया जाए। इस बात को लेकर के देश भर में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, और इसी की कड़ी में ये सभा यहाँ पर हो रही है। आइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये झारखंड में राज्य स्तरीय जागृति कार्यक्रम है, जिसमें ओबीसी की जो संख्या मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 52% थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। और अभी वर्तमान में जो हमारा फंडामेंटल राइट, जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है 1931 के बाद, जो जाति जनगणना ओबीसी की नहीं हो रही है, उसको लेकर ये जागृति कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच, पंचायत लेवल तक ये मैसेज लोगों के बीच लेके जाना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से धोखेबाजी कर रही है। हमारी संविधान कहता है संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन तथाकथित आज़ादी के बाद से लगातार ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोगों को बीच में जा रहे हैं, और आने वाले समय में इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है ओबीसी की जाति जनगणना कराने के लिए करेंगे और करवाएंगे। इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा